नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएस सर पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम के लिए एक बेहतरीन मॉक टेस्ट। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हमारा मॉक टेस्ट नंबर यानी मॉडल पेपर नंबर 18 होगा और हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस मॉडल पेपर में हिंदी, जीके, जीएस, रीजनिंग तथा गणित के प्रश्नों का क्रमवार अध्ययन करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम प्रश्नों को जानने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्यारे दोस्तों कर दीजिए एक प्यारा सा कमेंट और अपने दोस्तों में सेशन को शेयर भी कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब कर करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाली क्लासेस का अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास को। जीके जीएस का पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। कहा गया है, निम्नलिखित ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। यानी कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था यानी स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसको राष्ट्रीय विद्रोह किसने स्वीकार किया था। कौन सा व्यक्ति था जिसने राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में इसे स्वीकार किया था। देखो, जितने भी वायसराय होंगे वो तो मानेंगे नहीं, ठीक है, याद रखेंगे, क्योंकि डलहौजी, कैनिंग, एलनबरो ये एक भी नहीं थे। इसको स्वीकार करने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम था डिजरेली। डिजरेली ने कहा था कि भारत का यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है और ये कैसा विद्रोह था, सिपाहियों के द्वारा किया गया विद्रोह था, ठीक है। इसमें डिजरेली के द्वारा ये कहा गया है। जबकि इसको पहला स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था, तो वीडी सावरकर ने। किसने कहा था प्यारे दोस्तों, जो वीडी सावरकर हैं, इनके द्वारा कहा गया था कि जो 1857 का संग्राम है ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम है। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया है द अनटोल्ड स्टोरी। क्या बोला है कि द अनटोल्ड स्टोरी किसने लिखी है। आपको ये बताना है अनटोल्ड स्टोरी नामक जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, तो आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। जो अनटोल्ड स्टोरी है वो लिखी गई है किसके द्वारा, तो जनरल कॉल के द्वारा। किसके द्वारा, जनरल कॉल की पुस्तक है, याद रखेंगे आप सभी अच्छे से। जनरल कॉल ने क्या लिखी है, अनटोल्ड स्टोरी लिखी है। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला गया है किस वर्ष सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। तो प्यारे दोस्तों इम्पोर्टेंट है सिक्किम के बारे में। साल 1975 में। कब प्यारे दोस्तों, साल 1975 में इंदिरा गांधी जी की सरकार के दौरान भारत का सिक्किम 22वां राज्य बना था। इससे पहले ये एक स्वतंत्र देश हुआ करता था और यहाँ पर चोग्याल वंश का शासन था। उसी बीच में हमारे साथ में क्या होता है, हमारे भारतीय संविधान में 35वां संविधान संशोधन यानी जिसे हम 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहते हैं और इसी के साथ साथ में 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इन दोनों के तहत यहाँ पर इसे सिक्किम को अर्धराज्य का दर्जा मिला था। कैसे राज्य का, अर्धराज्य का। यानी कि आप पहले भारत में मिल करके देख लीजिए, आपको अच्छा लगे तो रहना है। उसी के साथ सिक्किम ने कहा कि हम परमानेंटली सेटल होना चाहते हैं भारत के साथ। तो दोस्तों याद रखेंगे 36वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975 के द्वारा इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है, इस समय देश का प्रधानमंत्री कौन था, तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी। इस बात को भी आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। आगे कहा गया है नेसेट संसद है, यानी कि जो नेसेट है ये किस देश की संसद है ये बताना है। तो दोस्तों याद रखेंगे आप लोग, इजराइल की संसद को हम क्या कहते हैं, नेसेट कहते हैं। इजराइल की संसद है उसे नेसेट कहा जाता है। जबकि जापान की संसद की बात करें, जापान की संसद को प्यारे दोस्तों यहाँ पर कहा जाता है डाइट। क्या कहा जाता है, अच्छे से याद रखेंगे, डाइट कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला गया है डायलिसिस का प्रयोग किस रोग के इलाज में किया जाता है। दोस्तों हमें डायलिसिस के बारे में बताना है। तो ऐसा कौन सा रोग है जिसके इलाज करवाने के लिए हमें डायलिसिस का प्रयोग करते हैं। क्या हृदय के लिए, नहीं करते हैं। क्या मेरुदंड यानी कि रीढ़ की हड्डी, नहीं। प्यारे दोस्तों हम लोग जो किडनी और गुर्दे इनसे संबंधित जो बीमारियां होती हैं, इनकी बीमारियों से बचने के लिए हम लोगों को डायलिसिस करवाना पड़ता है। यानी कि जो किडनी होती है वो खून को फिल्टर नहीं कर पाती है, तो कृत्रिम रूप से जब खून को फिल्टर किया जाता है शरीर में उसे कहा जाता है डायलिसिस, ठीक है। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। तो प्रश्न का उत्तर बनेगा विकल्प नंबर सी। आगे चलते हैं। आगे कहा गया है कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे। तो प्यारे दोस्तों आपको याद रखना है, जो राजा कृष्णदेव राय थे वो आपके बाबर के समकालीन थे। किसके समकालीन, बाबर के समकालीन थे। कृष्णदेव राय की बात करें तो ये प्यारे दोस्तों कहाँ के सम्राट थे, आप याद रखेंगे विजयनगर के। कहाँ के प्यारे साथियों, विजयनगर के सम्राट थे।
और विजयनगर की स्थापना की अगर बात करें तो इस साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में, कब प्यारे दोस्तों, 1336 ईस्वी में हरिहर हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। हरिहर और कौन था, दूसरा बुक्का था। इन दोनों ने मिलकर के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। कृष्णदेवराय प्यारे दोस्तों तुलुव वंश के शासक थे। ये भी याद रखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा है। क्या पूछता है कि कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित थे, तो याद रखेंगे तुलुव वंश से संबंधित थे। कृष्णदेवराय विजयनगर के शासक थे। विजयनगर की स्थापना 1336 ईसा पूर्व में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा की गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कहा गया है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश पुलिस के वर्तमान डीजीपी कौन हैं। तो प्यारे दोस्तों उत्तर प्रदेश के वर्तमान डीजीपी की बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस के, तो आईपीएस प्रशांत कुमार जी। कौन हैं, आईपीएस प्रशांत कुमार जी वर्तमान में क्या हैं, ये डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के। एमएस चौहान का इन्होंने स्थान लिया है। आगे पूछा गया है संविधान संशोधन करने की शक्ति संबंधी सभी संदेहों को दूर करने वाला संवैधानिक सुधार किस वर्ष लाया गया था। प्यारे दोस्तों आप सभी अच्छे से याद रखेंगे, जो संविधान संशोधन करने की संबंधी जो शक्ति है, संविधान संशोधन करने की जो शक्ति संबंधी संदेह हैं, इनको दूर करने के लिए 1960 में एक संवैधानिक सुधार लाया गया था। कब लाया गया था, याद रखेंगे साल 1960 में। प्यारे दोस्तों एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के लिए। 8वां क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ेंगे। कहा गया है, क्या कहा गया है प्यारे दोस्तों, आपसे बोला गया है किस वर्ष, ओहो कुछ तो गड़बड़ हो रही है यार, ये पूछ रहा है संविधान संशोधन करने की शक्ति। क्या पूछ रहा है प्यारे दोस्तों, संविधान संशोधन करने की शक्ति। ओह ये आपका उत्तर बनेगा इसका प्यारे दोस्तों 1971। क्या बनेगा, 1971 बनेगा। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे, यहाँ पर मैंने गड़बड़ कर दी है। चलिए आगे चलते हैं। आगे पूछा गया है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग, समय था सन 1867-68 का। कब का है, सन 1867-68 का समय था। इस समय आत्माराम पांडुरंग के द्वारा क्या किया गया था, प्रार्थना समाज की स्थापना मुंबई में की गई थी। इसके अलावा याद रखना है इनके सामने साथ में दो व्यक्ति और थे। एक तो थे आरजी भंडारकर। कौन थे प्यारे दोस्तों, आरजी भंडारकर, ये भी प्रार्थना समाज में शामिल थे। और महादेव गोविंद रानाडे। कौन थे, एमजी रानाडे। तो प्यारे दोस्तों ये भी इसमें शामिल थे। तो याद रखेंगे आरजी भंडारकर और एमजी रानाडे तथा आत्माराम पांडुरंग, तीनों व्यक्तियों ने मिलकर के क्या की थी, प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। कौन सी समाज, प्रार्थना समाज। दयानंद सरस्वती की बात करें तो इन्होंने 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना की थी। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं प्यारे दोस्तों, जो ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना किसने की, तो राजा राम मोहन राय ने की। केशव चंद्र सेन की एक समाज बनी थी, आप लोग बताएंगे वो बनी 1864 में थी, लेकिन इसका नाम क्या था, मुझे आप लोग ये बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। केशव चंद्र सेन ने किस समाज की स्थापना की थी। और प्यारे दोस्तों याद रखेंगे केशव चंद्र सेन की जो समाज थी वो ब्रह्म समाज से टूटकर ही बनी थी 1864 में। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला गया है भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन से थे। तो प्यारे दोस्तों आपको याद रखना है मोरारजी देसाई जी। कौन है, जो मोरारजी देसाई हैं, ये जनता पार्टी की तरफ से, कौन सी पार्टी प्यारे दोस्तों, जनता पार्टी की तरफ से मोरारजी देसाई सन 1978 में भारत के गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते हैं। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे और ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। आगे पूछा गया है उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल कौन सा है। तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर के 18 मंडल हैं, ठीक है, और 75 जिले हैं तथा 18वां नवीनतम जो मंडल है वो अलीगढ़ मंडल है। कौन सा मंडल है प्यारे दोस्तों, अलीगढ़ मंडल है। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। अगर हम वहीं पर बात करते हैं सबसे बड़े मंडल की, क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि सबसे बड़ा मंडल कौन सा है। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से दो बनते हैं। एक तो प्यारे दोस्तों आप याद रखेंगे, एक तो यहाँ पे लखनऊ का नाम आएगा और दूसरा कानपुर नगर का। किसका आएगा, कानपुर का आएगा। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगले पूछा गया है मध्य एशिया में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है। प्यारे दोस्तों क्या पूछा, मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है, ये आप सभी को बताना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताइए जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। तो याद रखेंगे जो मध्य भारत है उसमें जो 1 बीघा है, जो हमारा 1 बीघा है वो 0.2529 क्या होता है, 0.2529, अर्थात हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ये एक बीघा जो होता है इतने हेक्टेयर के बराबर होता है। आगे बोला है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है।
मैंने कई बार आप लोगों को करवाया है प्यारे दोस्तों, यानी कि ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। प्यारे दोस्तों इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है? मनीला में स्थित है। मनीला कहाँ पर है? तो याद रखेंगे मनीला आप लोगों की स्थित है फिलीपींस में, ठीक है, याद रखेंगे। और यहीं पर क्या है, एक तो चावल अनुसंधान संस्थान है और यहीं से एशिया का नोबेल यानी कि प्यारे दोस्तों जो आपका रेमन मैग्सेस पुरस्कार है यहीं से दिया जाता है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। आगे बोला है राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इंदौर। क्यों हो जाएगा? क्योंकि प्यारे दोस्तों याद रखेंगे सोयाबीन उत्पादन में पहले स्थान पर जो जिला माफी चाहेंगे जो राज्य है वो कौन सा है? मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश का शहर इंदौर आपका हो जाएगा क्या? राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कह सकते हैं या फिर केंद्र कह सकते हैं, ठीक है। आप सभी इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है किस सेवानिवृत्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था? ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आने वाले दिनों में। कहा गया है किस सेवानिवृत्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी CAG, ऐसा कौन सा CAG था जिसे हमने वित्त आयोग का अध्यक्ष भी बना दिया था? तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे AK चंदा जी। कौन थे? AK चंदा जी तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। इस बात को आप सभी को अच्छे से याद रखना है। देखो हम बात करते हैं भारत के सारे फाइनेंस कमीशन की, तो आप यहाँ पर गौर से देखिए। फर्स्ट जो फाइनेंस कमीशन था यानी वित्त आयोग था 1951 में बना था। KC नियोगी जी इसके पहले क्या थे? अध्यक्ष थे। जबकि दूसरे वाले के कौन थे? के संथानम जी थे। तीसरे वाले AK चंदा वही व्यक्ति हैं जो CAG के स्थान पर क्या बने थे? वित्त आयोग यानी फाइनेंशियल कह सकते हैं फाइनेंशियल कमीशन के अध्यक्ष बने थे। इसके अलावा देखो ऐसा होता नहीं है जो CAG होता है वो कभी भी फाइनेंशियल कमीशन का अध्यक्ष नहीं बन सकता। लेकिन उस समय नेहरू जी की सरकार थी, नेहरू जी ने ये कदम उठाया था, AK चंदा जी को फाइनेंशियल कमीशन बनाया गया था। इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे। अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है जो कि 2020-21 से लेकर के 2020-21 से लेकर के 2025-26 तक चलेगा। वर्तमान में कौन सा है? 15वां वित्त आयोग चल रहा है, ठीक है, याद रखेंगे। और यहाँ पर अगर 16वें नंबर का देखा जाए तो अरविंद पनगड़िया जी इसके अध्यक्ष हैं। 15वें के NK सिंह थे जबकि 16वें के अरविंद पनगड़िया जी हैं जो कि 26 से लेकर 31 तक वित्त आयोग चलेगा। इस बात को आपको याद रखना है। अगर हम वित्त आयोग की घोषणा की बात करें तो ये 2023 में हो चुकी है जबकि 15वें की घोषणा 2017 में हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। आगे कहा गया कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान के किस अनुच्छेद में है? अगर हम कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे एक तो हमारा आर्टिकल नंबर 12 है। कौन सा है? एक तो हमारा फंडामेंटल राइट का जो आर्टिकल नंबर 12 है, एक ये है। जबकि दूसरा हमारा आर्टिकल नंबर कौन सा है? आर्टिकल नंबर है 38। ये हमारे पास DPSP में है। कहाँ पर है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। जबकि ये हमारा फंडामेंटल राइट में है। किसमें? मौलिक अधिकारों में है। तो दोस्तों ये दोनों के दोनों अनुच्छेद हैं जो कहते हैं कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की चर्चा। किसकी बात करते हैं? कुछ तो गड़बड़ है दया, सॉरी। ये 12 नंबर का जो है फंडामेंटल राइट, ये आपका राज्य की परिभाषा बताता है। क्या बताता है? जो राज्य है, राज्य की परिभाषा क्या है? राज्य की परिभाषा क्या है ये कौन बताता है प्यारे दोस्तों? ये आपको याद रखना है, ये आर्टिकल 12 बताता है। मैंने गड़बड़ थोड़ी सी कर दी, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। देखो एक बार फिर से समझो, जो आर्टिकल आपका 12 नंबर का है, आर्टिकल 12, ये क्या बताता है? राज्य की परिभाषा। जबकि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की बात करें यानी कल्याणकारी राज्य जो भारत होगा वो किस प्रकार का राज्य होगा? कल्याणकारी राज्य होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आर्टिकल 38 जो कि DPSP में है ये बताता है। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर इसका उत्तर बनेगा विकल्प नंबर A। विकल्प नंबर A जो कि बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर A। आगे चलते हैं। अगले प्रश्न में प्यारे साथियों बोला गया है भारत में उत्पादित निम्नलिखित में से किस फसल के निर्यात से सबसे अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त की जाती है? यानी भारत में ऐसी कौन सी फसल है जिसके हम निर्यात करते हैं यानी भारत से बाहर बेचते हैं और उससे हम सबसे ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व प्राप्त करते हैं? तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे इसका सही उत्तर हो जाएगा चाय। क्या हो जाएगा? जो चाय है, जो हमारे पास क्या आती है? चाय आती है, इससे हम सबसे ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व प्राप्त करते हैं, याद रखना है। अगले प्रश्न में कहा गया है किस देश की सरकार ने 8 जुलाई 2018 को प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता था, लेकिन ये पिछली बार का करंट अफेयर था। कब का था प्यारे दोस्तों? याद रखेंगे ये पिछली बार का करंट अफेयर था, तो वर्तमान में तो पूछा नहीं जाएगा। ये उस समय इसका उत्तर था इजराइल, ठीक है, याद रखेंगे। ये उस समय उसका उत्तर क्या था? इजराइल था। इस बात को याद रखेंगे। इजराइल अभी चर्चा में है क्योंकि इजराइल हमास वॉर चल रहा है। तो इसकी राजधानी, इसका क्षेत्रफल, किस सागर से सीमा बनाता है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको याद रखनी है।
चलिए आगे चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है मलेशिया की मुद्रा क्या है। तो प्यारे दोस्तों याद रखना आपको मलेशिया की जो मुद्रा है वो रिंगिट है। क्या है? रिंगिट कह सकते हैं या फिर रिंगिट कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। बात आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। रूपिया की बात करें तो ये किसकी है? ये इंडोनेशिया की है। किसकी है प्यारे दोस्तों? इंडोनेशिया की है। दीनार आप बताइए कहाँ की है? कुवैत की दीनार है। ठीक है। तुर्गरिक कहाँ की है? ये बता सकते हैं आप लोग। आगे बोला गया उत्तर प्रदेश स्टेट लॉ कमीशन बिल कब लाया गया था। तो प्यारे दोस्तों वर्ष 2010 में मायावती जी की सरकार में क्या किया गया था? उत्तर प्रदेश स्टेट लॉ कमीशन बिल लाया गया था। इस बात को आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। कहा गया प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसके समय में हुआ। तो प्यारे दोस्तों पहला गोलमेज सम्मेलन जो कि 1930 में हुआ था, इस समय भारत का वायसराय इरविन था। कौन था प्यारे दोस्तों? इरविन था। तो गोलमेज सम्मेलनों की अगर बात की जाए तो मुख्य रूप से 3 हुए हैं। ठीक है। कौन हुए? 3। तीनों में भाग किसने लिया है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। ठीक है। और दूसरे वाले में भाग किसने लिया पूछता है? तो महात्मा गांधी जी ने। किसने? महात्मा गांधी जी ने दूसरे में लिया है। तीनों में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिया है। महात्मा गांधी जी किसकी तरफ से गए थे? कांग्रेस की तरफ से गए थे। उस समय ये पूछता है क्वेश्चन कि उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? जब गोलमेज सम्मेलन हो रहे थे तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो याद रखना है रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड था। इसको याद रखना है। आगे चलते हैं। आगे बोला है किस भारतीय जिम्नास्टिक महिला खिलाड़ी ने 8 जुलाई 2018 को तुर्की में आयोजित जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैलेंज कप 2018 में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। तो प्यारे दोस्तों इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए है ये। दीपा कर्माकर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अभी हाल ही में इन्होंने फिर से गोल्ड जीत लिया है। जो 2024 का एक आयोजन हुआ है ना, यही जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैलेंज कप एशिया के लेवल पर। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर भी इन्होंने क्या जीत लिया है? स्वर्ण पदक जीत लिया है। इस बात को याद रखना है। आगे चलते हैं। आगे पूछा गया है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था। तो प्यारे दोस्तों जो चाणक्य था प्यारे दोस्तों ये कहाँ से संबंधित था? तक्षशिला से संबंधित था। तक्षशिला वर्तमान में कहाँ पर है? नल्ला पाक में है। कहाँ पर है प्यारे दोस्तों? जो हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है इसमें स्थित है। आपको अच्छे से याद रखना है। विक्रमशिला की बात करें और नालंदा की बात करें, ये दोनों के दोनों कहाँ पर हैं? आप याद रखेंगे ये दोनों के दोनों बिहार में स्थित हैं। और नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से पुनर्जीवित किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। कुमारगुप्त फर्स्ट ने बनवाया था नालंदा को। आगे चलते हैं। आगे बोला गया है थाने पुलिस का कार्यलिपिक रिकॉर्ड कीपर और लेखपाल होता है। यानी कि जो थाना पुलिस है, पुलिस थाने का जो कार्यालय लिपिक होता है, रिकॉर्ड कीपर या लेखपाल होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे प्यारे दोस्तों कहा जाता है हेड कांस्टेबल। क्या कहा जाता है? हेड कांस्टेबल कहा जाता है। इस बात को आप सभी को अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला गया है भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया आधार आधारित मोबाइल भुगतान एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो प्यारे दोस्तों भारत सरकार ने क्या लॉन्च किया था? प्यारे दोस्तों भीम लॉन्च किया है। क्या है? भारत भीम इस तरह से लॉन्च किया है। भारत हैवी इंटरफेस इस करके मनी ऐसे कुछ है। ठीक है। याद रखेंगे। इसकी फुल फॉर्म भी याद रख लेंगे। और भीम को अपनाने वाला फर्स्ट देश जिसने अपनाया था ये कौन था? ये प्यारे दोस्तों पहला देश भूटान था। ठीक है। इस बात को भी आप सभी को एग्जाम के लिए अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया पहला आधार आधारित मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? भीम है। याद रखना है। आगे चलते हैं। आगे बोला गया है रडार का प्रयोग किया जाता है। बताइए रडार का प्रयोग क्यों करते हैं? तो दोस्तों याद रखेंगे प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में। प्रकाश की तरंगों द्वारा बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये नहीं बनेगा। ध्वनि तरंगों को परावर्तित करके वस्तुओं का पता लगाने में, ये भी नहीं होगा। देखो जो रडार होता है बेसिकली किस पे? रेडियो तरंगों पे, तभी तो उसका नाम रडार पड़ा है। रा से रेडियो, रा से रडार। ठीक है। याद रखेंगे रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और अवस्थिति का पता लगाने में। ये इसका सर्वाधिक प्रयोग कौन करती है? भारतीय सेना करती है। इस बात को याद रखेंगे। आगे बोला है वर्षा वाले बादलों का पीछा करने में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। आगे बोला है फ्रैंक बटल ने किसका आविष्कार किया था। तो ये क्वेश्चन तो अब रट जाना चाहिए, मैंने कई बार बताया है। जेट इंजन का आविष्कार किया था। किसका किया था? जेट इंजन का किया था। याद रखेंगे। आगे चलते हैं। आगे बोला है निम्नलिखित में से कौन सी कार्यक्रम प्रणाली भारत में गरीबी दूर करने हेतु थी। यानी कि ऐसा कौन सा कार्यक्रम था जो ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने के लिए लागू किया गया था। तो दोस्तों आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? सबसे पहले तो IRDP याद रखना है, फिर NREP याद रखना है और ट्राइसेम याद रखना है। ये तीनों के तीनों ऐसे कार्यक्रम थे जो ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी है उसको दूर करने के लिए भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए थे। आगे कहा गया है वीपो तथा इनसीड द्वारा जुलाई 2023 में जारी किए गए वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। यानी वीपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन और इनसीड के द्वारा जो जुलाई 2023 में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक है, जियोग्राफिकल इंडिकेटर इंडेक्स, इसका पूछा गया है
2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर भारत को 40th रैंक मिली है, यानी कि 40वां स्थान मिला है। इस बात को आप याद रखेंगे क्योंकि उसने पूछा है जुलाई 2023, ठीक है, याद रखेंगे जुलाई 2023 में जारी हुआ था। आगे चलते हैं। आगे बोला है देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है? जो सशस्त्र सेनाएं होती हैं यानी भारत की जो तीनों सेनाएं हैं, इनका प्रमुख कौन होगा? कमांडर इन चीफ होगा भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति भारतीय तीनों सेनाओं का क्या होता है? कमांडर इन चीफ होता है। इस बात को आप सभी को अच्छे से याद रखना है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया है दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी कि पहले पद में बोला गया है तापमापी। तापमापी किसे मापता है? तो आप कहोगे ताप क्रम को मापता है। उसी प्रकार अगर हम वायु दाब मापी की बात करते हैं तो वायु दाब मापी किसे मापेगा? जिस प्रकार तापमापी ताप क्रम को मापता है उसी प्रकार वायु दाब मापी किसे मापेगा? वायु दाब को मापेगा। किसे मापेगा? वायु दाब को। तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में हमें दाब दिया गया है, तो हम यहाँ से पता कर पाएंगे कि 31 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को व्युत्क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 20वें एवं बाएं से 21वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा? एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे पहले याद रखना है ये वाली जो दिशा है ये दाएं दिशा है, जबकि यहाँ से आपको याद रखना है ये वाली कौन सी दिशा है? ये वाली प्यारे दोस्तों बाएं दिशा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो पहली लाइन में बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को व्युत्क्रम में लिखा जाए, यानी जेड से शुरू करके हमें अंग्रेजी वर्णमाला को कहाँ पे छोड़ना है? ए पर है छोड़ना है, इस तरह से। ठीक है, याद रखेंगे। ये अंग्रेजी वर्णमाला हमारी हो जाएगी। उसने बोला है दाएं से 21वां, यानी कि राइट से 21, और इसी के साथ साथ में बाएं यानी लेफ्ट से हमें क्या बताना है? 21। नहीं, आगे बोला है दाएं से 20वां है, तो ये हमारा 20 है, जबकि लेफ्ट से 21 है। तो बताना है इन दोनों के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। अब प्रश्न देखो यार बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें पूछा है बीच का अक्षर, और बीच का अक्षर अगर आपको याद हो मैंने कुछ सालों पहले पढ़ाया था, यानी कि कुछ दिनों पहले पढ़ाया था। कैसे? प्यारे दोस्तों मैंने आपको बताया था जब भी आपसे बीच का अक्षर पूछे तो हमेशा आपको एक दिशा में सभी को परिवर्तित कर लेना है। जैसे राइट दिया है तो लेफ्ट वाले को हम राइट में परिवर्तित करेंगे, अगर लेफ्ट दिया है तो लेफ्ट वाले को हम कहाँ पर परिवर्तित करेंगे? यानी जो राइट होगा उसको लेफ्ट में। यानी कि एक राइट है तो इसको नीचे वाले को या तो हम राइट में परिवर्तित कर लें, या जो लेफ्ट है इस ऊपर वाले को लेफ्ट में परिवर्तित कर लें। तो हमें एक तरफ से करना पड़ेगा। कुल मिलाकर के समझना इतना है, जहाँ पे लेफ्ट है दोनों के दोनों एक जैसे बनाना है, यानी कि राइट राइट या फिर लेफ्ट लेफ्ट। तो ऐसी स्थिति में आपको पता चलेगा। क्या पता चलेगा? पहला तो हमें राइट पता है सर, पहला तो राइट पता है 20 है। दूसरा हमें राइट बनाना है, यानी दूसरा राइट बनाने के लिए 27 में से हम घटाएंगे कितना? 21। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर हमारा 6 बचेगा। क्या बचेगा? 6। तो हम सीधा लिख सकते हैं कि दूसरा जब हमने राइट बनाया तो हमारा 6 आ गया। अब हमने कहा दोनों को एक जैसा लिखो, और आप कहोगे राइट से 20 6 26। अब बीच का बताना है तो 2 से भाग लगा देना है। बीच का बताने के लिए 2 से भाग लगाओगे तो प्यारे दोस्तों उत्तर आएगा 13। यानी कि आप कह सकते हो कि राइट यानी दाएं, ये जो दाएं दे रखा है इसको हम राइट कहते हैं, ये जो बाएं दे रखा है इसको हम लोग लेफ्ट कहते हैं। ठीक है, तो राइट मतलब क्या है? 13। यहाँ से 13वां अक्षर बताना है। ए से शुरुआत हो रही है तो 13वें नंबर पर प्यारे दोस्तों कौन होता है? आप कहोगे अगर ए से शुरुआत हो रही है 13वें नंबर पर मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर एम, यानी बी नंबर का जो दिया है ये एम होता है। दाएं से 13 यानी जो राइट है वहीं से तो 13 बताना है। तो आप कहोगे हाँ सर, तो 13वें नंबर पर यहाँ से अगर शुरू किया जाए तो कौन आएगा? एम आएगा। एम हमें दिया है ऑप्शन नंबर बी में। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सबसे सटीक सवाल था अभी तक का। ठीक है, याद रखेंगे। और इम्पोर्टेंट है, जब भी बीच का पूछे दोनों को एक तरफ से बना लेना है। आगे चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने अक्षर हैं जो 2 बार लगातार लिखे गए हैं? यानी कि ऐसे कौन कौन से अक्षर हैं जो 2 बार लगातार लिखे गए हैं? जैसे कि डबल एस लिखा है, इसके अलावा आगे देखा जाए तो डबल क्यू लिखा है, डबल पी लिखा है। उसके अलावा और आगे देखोगे तो क्या कोई मिलेगा? बताइए, आगे कोई मिलेगा? जी ओ है नहीं, आर जी एम एल जी टी ओ पी, ओ पी के अलावा ये तो आर हो गया, ये तो फालतू का है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एस ओ जी टी एल जी पी, तो ये डबल नहीं है। जबकि हम डबल देखें तो एक तो डबल एस लिखा हुआ है, एक डबल क्या लिखा हुआ है? तो आप कहोगे क्यू लिखा है, एक डबल।
एक डबल पी लिखा है, यानी 3 ऐसे अक्षर हैं जिनको 2 बार लगातार लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए प्यारे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34। इस प्रश्न में हमसे कहा गया है सुधीर सूर्योदय के पश्चात सूर्य की ओर मुँह करके चलना प्रारंभ करता है। तो सीधी बात यह है कि जब सूर्योदय होगा, जो सन होगा, जो हमारे पास सन होगा, ये कहाँ पर होगा, ये पूर्व दिशा में होगा। ठीक है, याद रखेंगे। ये जो सन आया है ये कहाँ पर है, सूर्योदय के समय पूर्व दिशा में है। तो सुधीर सूर्य की ओर मुँह करके चलना शुरू करता है, 1 किलोमीटर जाता है। यहाँ पे जा रहा है 1 किलोमीटर। कह रहा है फिर वह दाईं ओर मुड़ता है। कहाँ पे मुड़ रहा है, यहाँ से 1 किलोमीटर चलने के पश्चात वह दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब देखो दाईं ओर मुड़ेगा तो दक्षिण में जाएगा, 2 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर जाता है। फिर से दाईं ओर मुड़ा है, इस बार उसने फिर से 1 किलोमीटर की दूरी तय की है। अब प्यारे दोस्तों उसने पूछा है फिर से दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर जाता है, बिल्कुल सही है। अब पूछा है सुधीर अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, यानी कि प्रारंभ कहाँ से किया था, यहाँ से। अभी सुधीर कहाँ पर है, यहाँ पर। तो कौन सी दिशा है, तो आप कहोगे प्रारंभ से जो दिशा है वो नीचे की ओर है, और नीचे की ओर दिशा दक्षिण होती है। क्यों, मैंने आपको बताया है इस तरह से। यहाँ पर होता है ईस्ट, यहाँ पर होता है वेस्ट, ऊपर की ओर होता है नॉर्थ, नीचे की ओर होता है साउथ। तो नीचे साउथ, साउथ का मतलब दक्षिण। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही उत्तर है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आइए। अगले प्रश्न में कहा गया है यदि गिव को कूट भाषा में 5137 लिखा जाता है और बैट को 924 लिखा जाता है तो बाइट का कोड क्या होगा। तो गौर से देखो, यहाँ पर आपके सामने GIVE है। क्या है प्यारे दोस्तों, GIVE है। इसको लिखा गया है 5137। ठीक है, और आगे देखोगे तो क्या है, बैट B80 इसको लिखा है 924। ठीक है, अब आपको कोड किसका बताना है, बाइट का, BITE किसका है प्यारे दोस्तों, आप बोलोगे BI उसके बाद में T और E, इसका कोड बताना है। तो बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो। B के सामने 9 है तो 9 से शुरुआत होगी, तो 2 ऑप्शन गलत हो गए। इसके अलावा I के सामने क्या है, I के सामने 1 है तो 91 हो जाएगा, तो ये 94 वाला गलत हो गया। अब बचा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे T बचा है, T के सामने 4 है तो 4 आ जाएगा, और E के सामने 7 है तो 7 आ जाएगा, यानी 9147। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही उत्तर है। आप सभी इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में प्यारे साथियों बोला गया है, कथन है आपके सामने और 2 प्रकार से तर्क दिए गए हैं। तो कथन में कहा गया है क्या सरकार को कृषि आय पर भी टैक्स लगाना चाहिए। कह रहा है कि जो सरकार है क्या उसे कृषि की आय पर भी टैक्स लगाना चाहिए। तो तर्क नंबर 1 कह रहा है हाँ, सरकारी खजाने में बढ़ोतरी करने का यह एक तरीका हो सकता है। बताइए, कथन में कहीं पर बोला है कि सरकारी खजाने में बढ़ोतरी करने का एक तरीका क्या है, कृषि पर टैक्स लगा दो। भैया और सारे तरीके हैं, केवल एक तरीका यही थोड़ी ना है, तो ये तो गलत हो गया। अब कह रहा है नहीं, हमारी 80% जनता ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। तो भाई ऐसा भी कथन में नहीं कहा कि हमारी 80% जनता ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। आपको बहकना बिल्कुल भी नहीं है भाई, आपको पता है जनता 80% रहती है, लेकिन कथन अगर जब तक ना कहे कि जनता 80% ग्रामीण क्षेत्र में रहती है तब तक सही नहीं करना है। हमें पता है हमारे देश की डेमोग्राफी ऐसी है कि 80% जनता कहाँ पर रहती है, ग्रामीण क्षेत्रों में। लेकिन नहीं, जब तक कथन में न बताए, कथन के कहे अनुसार हम तर्क देंगे, कथन के कहे अनुसार हम क्या करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे, कथन के कहे अनुसार हम धारणाएं निकालेंगे। तो यहाँ पर दोनों के दोनों गलत हैं, और ना तो एक ना ही दो, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर है। अगले प्रश्न में पूछा गया है, कोई भी प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। कोई भी प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, यह CRPC की इस धारा में वर्णित है। तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे, धारा नंबर 42। धारा नंबर 42 कहती है कोई भी प्राइवेट व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। ये धारा नंबर 42 में लिखा है। आगे बोला गया है, पुलिस विभाग में नौकरी लगना सिपाही के लिए अवसर है। पुलिस विभाग में जो नौकरी लगना है वो सिपाही के लिए क्या अवसर है, जनसेवा का, बिल्कुल सही है। सुरक्षित भविष्य का, हाँ बिल्कुल सही है। धनार्जन का, ये भी सही है प्यारे दोस्तों। तो आप यहाँ पे कहोगे कि ऑप्शन नंबर डी। देखो यहाँ पर जो पुलिस में लगेंगे, सुरक्षित हमारा भविष्य हो जाएगा, हम जन की सेवा, जनता की सेवा भी कर सकेंगे और अच्छा खासा पैसा भी कमा सकेंगे। तो तीनों के तीनों सही है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बोला गया है, सांप्रदायिक हिंसा में व्यक्तियों के संग्रह किसके विरुद्ध किया गया है। क्या बोला है कि जो सांप्रदायिक हिंसा है प्यारे दोस्तों, जो सांप्रदायिक हिंसा है इसमें व्यक्तियों का क्या बोला है, संग्रहण किसके विरुद्ध किया गया है। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के लिए। जल्दी से आप लोग बता पाएंगे क्या, इस प्रश्न का उत्तर बता पाएंगे क्या। जो देखो, जो सांप्रदायिक हिंसा में व्यक्तियों का संग्रहण है किसके विरुद्ध किया जाता है, सरकार के विरुद्ध नहीं भाई, पुलिस प्रशासन के विरुद्ध नहीं,
जो सांप्रदायिक हिंसा होती है वहाँ पर व्यक्तियों का संग्रहण दूसरे समुदाय के विरुद्ध किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। कहने का मतलब समझो, जैसे दो दलों में हिंसा हो गई, उनमें से जब एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो दूसरे दल के आरोप के आधार पर तो दूसरे समुदाय के विरुद्ध किया जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी है। ये वाला गलत हो जाएगा, डी वाला। आगे चलते हैं। आगे बोला गया है कुत्तों के 4 पैर हैं। तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे, यहाँ पर मान लेते हैं कुछ कुत्ते हैं और इनके क्या हैं, 4 पैर हैं। कुत्तों के यहाँ पे हो जाएंगे 4 पैर। ठीक है, याद रखेंगे, कुत्तों के 4 पैर हैं, अच्छे से याद रखना है। आगे प्यारे दोस्तों बोला गया है मेजों के 4 पैर हैं। तो अर्थात 4 पैर किसके भी हो जाएंगे, यहाँ पर कुछ मेजों के भी हो जाएंगे। इस तरह से बना सकते हैं। कह रहा मेजें कुत्ते हैं, क्या कुत्ते का मेज से संबंध है, नहीं है। कुत्ते मेजें हैं, फिर से नहीं है, तो ये भी गलत है। तो दोस्तों यहाँ भी आपका नाइदर नॉर ही निकलेगा, यानी कि ना तो फर्स्ट सहमत है और ना ही सेकंड सहमत है। इस बात को आपको याद रखना है। कुत्ते के 4 पैर होते हैं, हाँ बिल्कुल सही है। मेजों के 4 पैर होते हैं, ये भी सही है। लेकिन क्या कुत्ते मेजें होती हैं, नहीं होती हैं भैया। क्या मेजें कुत्ते होते हैं, बिल्कुल नहीं होती हैं। तो ये भी गलत हो जाएंगे दोनों के दोनों। आगे चलते हैं। आगे प्रश्न में बोला गया है यदि, क्या बोला है, यदि दर्पण को रेखा MN पर रखा जाए, दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब बनेगी। तो कुल मिलाकर के गौर से समझो, यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब है, ऊपर की ओर दर्पण रखा हुआ है, इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो यहीं पे बनेगा ऊपर की ओर। तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, बोलो भैया, कुछ इस प्रकार से बनेगा। और एक तरफ इसका डार्क साइड होगा, क्या होगा, एक तरफ डार्क साइड होगा। तो डार्क साइड तो इसी में दे रखा है, लेकिन ये 2 छोटे छोटे बीच में डॉट भी रखे हैं, तो 2 छोटे छोटे डॉट भी आएंगे। बोलो भैया, क्या आएंगे, 2 छोटे छोटे डॉट भी आएंगे, लेकिन कहाँ पर आएंगे, इस दिशा में आएंगे, यानी कि यहाँ पर। तो ये तो सही दे रखा है, ये गलत दिशा में दे रखे हैं, ये भी गलत दिशा में है, और ये भी सही लग रहे हैं दया, ये भी सही है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या ऑप्शन नंबर सी डी दोनों हो जाएंगे, बताइए। क्या ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों हो जाएंगे क्या, मुझे बताओ आप लोग यार। इसमें कैसा बनेगा, देखो एक तरफ कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, एक तरफ बड़ा डॉट है नीचे की ओर तो बड़ा ऊपर की ओर बनेगा, एक यहाँ पे छोटा है तो यहाँ पे छोटा भी बनेगा। तो कौन सा है, ए और डी दोनों मुझे लग रहे हैं। इसके अलावा आपको क्या लग रहा है, इनके बीच की लाइनें गिनी जाएँ क्या, बताइए, इनके बीच की लाइनें गिनी जाएँ। चलिए, डार्क एरिया तो हमने देख लिया, सीधा खुलेगा, ऊपर की ओर जाएगा, ये भी सीधा खुलेगा। BC हमने काट दिया क्योंकि उनके डॉट सर्कल नहीं बन पा रहे थे। अब देखिए इनकी लाइनें गिनते हैं, 1 2, 2 के बाद 3 4, 4 के बाद 5 6, 6 के बाद आगे हो जाएगा 7 और 8, 8 के बाद 9 और 10, 10 के बाद 11 और 12, 12 के बाद 13 और 14, 14 के बाद 15 और 16, 16 के बाद 17 और 18, यानी 18 कट लगे हुए हैं। तो इतना महीना आंसर कैसे हो सकता है यार, बताइए भाई, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। या तो ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर डी होगा। मैं इसको एक बार कंफर्म करता हूँ। देखो यार, यहाँ पर जो उत्तर दिखाई दे रहा है वो तो ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप डी को देखेंगे तो डी भी में वही सर्कल 2 बने हुए, यहाँ भी वही 2 सर्कल बने हुए। इसका मतलब क्या है, लाइनें गिन के देखना पड़ेगा, आप देख लीजिए। या ऑप्शन नंबर ए दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। आगे चलिए, अगले प्रश्न में आ जाओ, इसको बताओ। इस प्रश्न में कहा गया निम्नलिखित 4 आकृतियों में से 3 किसी न किसी रूप से संगत हैं, एक असंगत है, असंगत की पहचान कीजिए। देखिए, असंगत को मैं पहले ही आपको बता देता हूँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अगर आप इस गोल सर्कल को देख रहे हैं, यहाँ पर जो गोल सर्कल दिया हुआ है, अगर आप इस गोल सर्कल को देखेंगे गौर से तो ये कुछ इस प्रकार से आगे वाली लाइन में टच करता हुआ मिलेगा। जबकि आप यहाँ पर बी नंबर में देखेंगे, अगर बी नंबर में आप लोग देख पा रहे हैं तो यहाँ पर ये जो सर्कल है ये टच नहीं कर रहा है। उसी प्रकार सी में भी ये टच नहीं कर रहा है, अगर गौर से देखें सामने वाली लाइन में ये सी वाली आकृति में भी टच नहीं कर रहा है। और उसी प्रकार अगर आप लोग डी वाले में भी देखें तो डी वाली आकृति में भी ये इस लाइन को टच नहीं कर रहा है, ना तो यहाँ पे कर रहा है, ये इतना इतना सा गैप दे रखा है। तो आप कहोगे कि ऑप्शन नंबर ए एक ऐसा विकल्प है जो कि विषम है, क्योंकि सर्कल सामने वाली लाइन को टच कर रहा है। उसके अलावा मैं दूसरी बात और बता देता हूँ। दूसरा क्या है, दूसरा अगर गौर से देख पाओ तो ये जो अंदर वाला डॉट है ये इस लाइन से लगा हुआ रखा है। यहाँ भी देखो अंदर वाला डॉट लाइन से लगा हुआ रखा है, ये भी लगा हुआ रखा है, लेकिन ये डॉट जो है वो बाहर की ओर है, लाइन से अंदर वाली लगा हुआ नहीं है। इस कारण से ये भी ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा, विषम होगा, असंगत होगा, याद रखेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या बनेगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न में पूछा गया है इतिहास, भूगोल और भूगर्भ शास्त्र क्या है। तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे, हिस्ट्री एक अलग सब्जेक्ट है, भूगोल एक अलग सब्जेक्ट है, और ये आपका भूगर्भ शास्त्र यानी पृथ्वी के अंदर का अध्ययन एक अलग सब्जेक्ट है। तो तीनों के तीनों अलग सब्जेक्ट होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी में अलग अलग दिए गए हैं, यही इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे।
अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया है गाजर खाद्य और सब्जी वर्ग। तो प्यारे दोस्तों मुझे बताओ, सबसे पहले बताओ क्या गाजर खाद्य है? आप कहोगे हाँ सर। क्या खाद्य सब्जी वर्ग होते हैं? आप कहोगे हाँ सर, ये भी सही है। तो क्या बनाएं? सबसे पहले क्या गाजर बना ले? आप कहोगे हाँ। तो गाजर क्या है प्यारे दोस्तों? आप कहोगे सबसे पहले गाजर बनाते हैं, और ये जो गाजर है ये किस में आती है? ये सब्जी वर्ग में आती है, यानी सब्जी में ही तो आती है गाजर। आप कहोगे हाँ सर। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे सब्जी वर्ग, ठीक है। यहाँ पर हमारा हो जाएगा सब्जी वर्ग। और इसके अलावा और आगे देखा जाए तो और आगे बनाएंगे तो वो हमारा खाद्य आ जाएगा। सारी की सारी सब्जियाँ किस में आती हैं? खाद्य पदार्थ में आती हैं। तो आप कहोगे हाँ सर। तो इस तरीके से यानी एक सर्कल, फिर दूसरा सर्कल, एक सर्कल, उसके ऊपर दूसरा सर्कल, और उसी के ऊपर तीसरा सर्कल। कुछ इस प्रकार से सर्कलों की भरमार लगेगी, और ये हमें मिल रही है ऑप्शन नंबर ए में। तो प्यारे साथियों आप कहोगे कि इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए है। सबसे अंदर वाली गाजर है, बीच वाली सब्जी है, तीसरी वाली खाद्य है। आगे चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया है निम्नलिखित प्रश्न आकृति में अगली आकृति क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगी, यानी क्या आएगी बताना है। तो ये क्वेश्चन मार्क है, इसके स्थान पर बताना है क्या आएगा। गौर से समझना है प्यारे दोस्तों। यहाँ पर देखा जाए तो 1 डॉट है, और यहाँ पर देखा जाए ऊपर कितने डॉट हैं? 3 डॉट हैं। उसी प्रकार नीचे देखा जाए तो 2 डॉट हैं, यहाँ पे 4 डॉट हैं, ठीक है। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। अगर इनका संबंध देखें तो 2 का अंतर है, यानी यहाँ पे 4 डॉट है तो यहाँ पे 2 डॉट हैं, और यहाँ पे 3 डॉट हैं तो यहाँ पे कितना है? केवल 1 डॉट है। तो कहने का मतलब है कि यही संबंध हम पीछे वाले का देख लेंगे। जैसे हमने कहा यहाँ पे क्या है? 4 दूनी 8 आपके ये सर्कल लटके हुए लग रहे हैं। तो फिर प्यारे दोस्तों हम कहेंगे यहाँ पर अगर 8 लटक रहे हैं तो 2 कम यहाँ पे 6 लटकने होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 6 लटकने होने चाहिए। तो 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, और 6 यहाँ पर भी हैं। आप कहोगे ठीक है, कोई बात नहीं। इसके अलावा अब एक बात और देखनी है। क्या देखना है? अंदर वाले सर्कल को। आप कहोगे 4 3 7। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर जो ये जो डॉट दिए गए हैं, ये 7 डॉट दिए हैं। तो इसका मतलब है 2 कम डॉट 5 होने चाहिए यहाँ पर। बोलो भैया, इसका मतलब क्या है कि 2 कम 5 डॉट आने चाहिए यहाँ पे अंदर की ओर। तो आप कहोगे 5 डॉट कहाँ पर है? ये 5 है लेकिन खाली है, नहीं चलेंगे। ये डॉट क्या है? 5 हैं। चलिए देखते हैं। ये डॉट देखा जाए तो ये भी 5 हैं, और ये भी देखा जाए तो ये भी 5 हैं। अब कुल मिलाकर के बात ये आ रही है कि इसका सही उत्तर क्या है, ये बताना है। तो देखो ये कुछ इस प्रकार की रेखा में दिए गए हैं, इस प्रकार की। तो ऐसी रेखा में तो बनेंगे, तो ये सादा वाला तो रहेगा, डंडी वाला तो रहेगा नहीं। इसके अलावा आपको एक चीज़ और देखनी है कि इनके बीच में देखो गैप आया है, कॉर्नर पर टच करते हुए बिंदु है। तो यहाँ पे पूरे के पूरे बिंदु टच कर रहे हैं। उसी प्रकार अब हमें जो 6 डॉट चाहिए वो कॉर्नर को टच करते हुए चाहिए। देखो यहाँ पे कॉर्नर में टच नहीं हो रहा है, तो ये गलत हो गया। अब बचा केवल और केवल ऑप्शन नंबर डी। तो प्यारे दोस्तों आप कह सकते हो कि ऑप्शन नंबर डी यानी 45 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा। इस बात को याद रखना है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आगे चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया है नीचे दी गई आकृति का अध्ययन करें और एक्स के स्थान पर आने वाली आकृति की पहचान उत्तर आकृतियों में से कीजिए। तो ये जो एक्स दे रखा है इसके स्थान पर क्या आएगा हमें ये बताना है। तो सबसे पहले तो ये याद रखो कि प्यारे दोस्तों सभी कॉर्नर पर एक स्टार है, तो इस कॉर्नर पर भी हमें क्या लाना है? एक स्टार लाना है, ठीक है। तो कॉर्नर पर स्टार होना चाहिए, तो ये कॉर्नर दूसरे पर है, गलत है। ये दूसरी तरफ है, ये भी गलत है। ये आपका दूसरी तरफ है, ये भी गलत है। अब आप बोलोगे कि सर केवल और केवल ऑप्शन नंबर डी एक ऐसा ऑप्शन है जो इसका सही उत्तर बन जाएगा। केवल और केवल हमने किससे पता कर लिया? जो स्टार है इसी से पता कर लिया कि स्टार हमारा यहाँ पे आना चाहिए कुछ इस प्रकार से। तो यहीं पे रखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, यही सही उत्तर है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न एक बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर 47 नंबर कहा गया है भगवान ने मनुष्य जाति को समय तो एक समान वितरित किया है परंतु धन नहीं। कह रहा है कि जो भगवान है उन्होंने मानव जाति को समय तो एक समान वितरित किया है, यानी सभी के पास निश्चित समय है, लेकिन उनके पास एक जैसा धन नहीं है। लेकिन भगवान ने सहज ज्ञान देकर इसकी भरपाई कर दी है। यानी कि धन नहीं दिया है तो भगवान ने उस व्यक्ति को क्या दे दिया है? ज्ञान दे करके उसकी भरपाई कर दी है। तो निष्कर्ष नंबर 1 यानी कि अगर भगवान ने समान समय वितरित किया है, यानी समान तो सभी को समय दिया है लेकिन धन नहीं दिया, तो ऐसी स्थिति में भगवान ने क्या किया कि धन के स्थान पर ज्ञान को देकर के इसकी भरपाई कर दी है। तो दूसरा वाला कथन ये कह रहा है। अब निष्कर्ष नंबर 1 में जाते हैं। तो भगवान ने मानव जाति को धन का एक समान वितरण न करके उसके साथ अन्याय नहीं किया। बताइए क्या ऐसा सत्य है कि भगवान ने क्या किया कि जो मानव जाति है उसके साथ एक जैसा न्याय नहीं किया? एक जैसा न्याय नहीं किया जब एक समान धन वितरण नहीं किया। उसके बाद कह रहा है बुद्धिमानी से पैसे का प्रबंध करने के लिए सहज ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। बुद्धिमानी से पैसे का प्रबंध करने के लिए सहज ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। अब बताइए इनमें से कौन सा निष्कर्ष सही है, क्योंकि 2 कथन हैं उसके बाद 2 निष्कर्ष हैं। इनमें से आपको बताना है
व्हाट विल बी द राइट आंसर। देखिए प्यारे दोस्तों, गौर से समझिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कहा है भगवान ने मानव जाति को एक समान समय वितरित किया है, यानी समय दिया है परंतु धन नहीं। तो अब आप इसी से पहला निष्कर्ष निकाल सकते हैं। निष्कर्ष में कह रहा है भगवान ने मानव जाति को भगवान ने मानव जाति को धन का एक समान वितरण न करके उसके साथ न्याय नहीं किया। बताओ, वो यहाँ पर चर्चा हो रही है निर्धन और धनी की, लेकिन यहाँ पर निष्कर्ष में न्याय की चर्चा हो रही है। इसका मतलब क्या है भाई? कथन कुछ और कह रहा है, निष्कर्ष कुछ और कह रहा है। तो आप तो सीधा, हमने अभी बताया था, जब तक कथन न कहे तब तक निष्कर्ष नहीं बताना है। तो आप कहोगे गलत है। भैया, भगवान ने मानव जाति को एक एक समय समान दिया परंतु धन नहीं। तो यहाँ पर कोई निर्धन होगा, जिसको धन नहीं दिया वो निर्धन होगा, और जिसको धन दिया है वो प्यारे दोस्तों क्या होगा? धनी होगा। तो यहाँ पर न्याय की बात कहाँ से आ गई? यहाँ पर न्याय की बात कहाँ से आ गई? एक समान धन वितरण करके न्याय नहीं किया, न्याय की बात नहीं आनी चाहिए। ठीक है, याद रखेंगे। तो पहला गलत हो गया। अब कह रहा है बुद्धिमानी से पैसे का प्रबंध करने के लिए सहज ज्ञान उपयोग करना चाहिए। तो भाई भगवान ने कहा है कि सहज ज्ञान देकर इसकी भरपाई कर दी है। अगर हमने धन नहीं दिया है तो मैं तो इसकी सहज ज्ञान देकर भरपाई कर दी है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपके पास हमने बुद्धि दी है तो आप बुद्धि का इस्तेमाल करके पैसे को कमा सकते हैं। तो दूसरा वाला निष्कर्ष क्या है प्यारे दोस्तों? एकदम सही उत्तर है। तो आप यहाँ से बोलोगे केवल और केवल सेकंड सहमत है। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न 48 नंबर बोला है बी का भाई ए डी का पिता है। जो बी का भाई है प्यारे दोस्तों, गौर से समझना है, जो बी का भाई है उसका नाम है ए, और ये पिता किसका है? तो प्यारे दोस्तों डी का पिता है। ठीक है, याद रखेंगे। ये जो ए है ये किसका पिता है? डी का पिता है, याद रखेंगे। आगे बोला है सी बी की माता है। तो बी की माता कौन है? बी की माता जी सी है। ठीक है, याद रखेंगे। ई ए और डी का भाई है। जो ई है वो ए और डी का भाई है। ओहो, कुछ तो गड़बड़ है। ई ए और डी का भाई है, कुछ तो गड़बड़ है भैया, कुछ तो गड़बड़ है। ई ए और डी का भाई है। तो कह रहा है बी का भाई ए डी का पिता है। जो बी का भाई ए है वो किसका पिता है? डी का भाई है। ये कह रहा है बी का भाई जो ए है वो किसका पिता है? डी का है। अब कह रहा है ई ए और डी का भाई है। ई जो है वो ए और डी का भाई है। कुछ तो गड़बड़ है भैया, बहुत तगड़ी वाली गड़बड़ है। या तो सवाल गलत है या तो हम ऐसा पढ़ने में गड़बड़ कर रहे हैं। बी का भाई ए, बी का भाई कौन है? ए। ये पिता किसका है? डी का पिता है। तो ये किसका पिता है प्यारे दोस्तों? डी का पिता है। आगे बोला है सी बी की माता है। तो सी जो है वो माता है किसकी? बी की। अब कह रहा है ई ए और डी का भाई है। तो ई ए का तो भाई हो सकता है, ई जो है वो ई का तो भाई हो सकता है, परंतु डी का भाई कैसे हो सकता है? डी का तो चाचा होगा ही। तो ई का सी से क्या संबंध है? ई का सी से लगा है इसके साथ। तो ये क्या बोल सकती है? इसको प्यारे दोस्तों बोल सकती है पुत्र। पुत्र लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुई है। यहाँ पर जो ई बन रहा है ये यहाँ पर ई मिस टाइपिंग कर रहा है। ठीक है, ये जो ई है ये ए का भाई नहीं होगा, ये ए का भाई नहीं है, ई डी का भाई होगा। ई जो होगा वो डी का भाई होगा। किसका? डी का भाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्यारे दोस्तों नाती। क्या हो जाएगा? याद रखेंगे, नाती हो जाएगा। यानी कि तो भी कुछ गड़बड़ है। कह रहा है तो ई का ई से लगा है ई के साथ, से लगा है ई के साथ। तो कुछ तो गड़बड़ है दया। ये सवाल गलत है भाई, याद रखेंगे, ये सवाल गलत है। अगला जब क्लास होगी उसमें हम आपको समझा देंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला है निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द शेष से भिन्न है? तो दोस्तों आपसे कहा गया है पहली बार में हाथी दिया है, दूसरी बार में मनुष्य, तीसरी बार में भेल है और चौथी बार में बाज है। तो आप यहाँ से बिना देखे उत्तर बता सकते हो सुन करके ही। क्या है? बाज। बाज क्यों है? क्योंकि ये स्तनधारी नहीं है। बाज क्या है? बाज स्तनधारी नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। अन्य तीन ऑप्शन क्या हैं? ये स्तनधारी हैं, याद रखेंगे। ठीक है, ये स्तनधारी हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला है यदि किसी कूट भाषा में टेबल को ये लिखा जाता है तो उसी कूट में चेयर का कोड क्या होगा? तो गौर से देखो, ये रहा टी ए, उसके बाद में बी, फिर एल, फिर ई। तो इसको लिखा क्या गया है? इसको लिखा गया है ई एल बी ए और टी। ठीक है, और हमें बताना है सी एच ए आई आर, इसका कोड बताना है। तो शुरू कहाँ से करें? शुरू हम कहाँ से करेंगे? वहीं से करेंगे जहाँ से पहला वाला हो रहा है। इस तरीके से पूरा का पूरा चल रहा है। ठीक है, ये पूरा का पूरा लॉजिक है आपके सामने। तो आप क्या करोगे? यहीं से शुरू करोगे। तो आर हो जाएगा, फिर आई हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, फिर एच हो जाएगा। ठीक है, ए के बाद क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा।
तो यहाँ पर उत्तर बनेगा RIAHC, RIAHC ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। तो प्यारे दोस्तों मैं फ़िलहाल आज की क्लास में इतना ही रख रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने पर्सनल जो मेरा स्टूडियो है मैं वहाँ पे नहीं हूँ, मैं कहीं और हूँ, कुछ दिनों के लिए शिफ्ट हुआ हूँ। जल्द ही आपकी क्लासेस नियमित रूप से शुरू कर दी जाएंगी। मैं सोच रहा हूँ कि एक दिन जीके और रीजनिंग ले लिया जाए, जबकि दूसरे दिन क्या ले लिया जाए, हिंदी और मैथ। ठीक है, तो यहाँ पे आप एडजस्ट करेंगे कुछ दिनों के लिए, थोड़ी सी परेशानी है। यदि सेशन पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, जो भी क्वेरी हो आपकी बता दीजिए। फिलहाल दोस्तों में सेशन को शेयर कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा चार्ज नहीं है। बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाली क्लासेस का अपडेट मिलता रहे। तो फिलहाल ध्यान रखना अपना, मिलते हैं एक नई वीडियो में बहुत जल्द। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।